जय हिंद दोस्तों, ज्ञान गोदावरी चैनल में आपका स्वागत है। और इसी के बाद से बायोलॉजी के जो बेसिक सिलेबस है इसकी एक एक पॉइंट करके हम बताएंगे। बायोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है कि जीवों की कार्यकी, और जीवों की कार्यकी में आप फर्स्ट वीडियो में देखे थे प्लांट और एनिमल में अंतर बताए थे। और यही एनिमल्स में जीवों की कार्यकी में होता है पाचन तंत्र, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन, यही 3 कार्यकी होती है। और इन बिंदुओं को एक एक करके हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, पाचन में आपको क्या पढ़ना है। पाचन में भोज्य पदार्थ आते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होती है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, खनिज तत्व होता है और जल होता है। तो इसी में से आपको जो क्वेश्चन की संख्या नंबर क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में आते हैं, 3 क्वेश्चन एक फिजियोलॉजी से हो जाते हैं और 7 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको इस बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब इसी में एक एक स्टेप करके हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि जीवों की कार्यकी। जीवों में होने वाली क्रियाओं को जीवों की कार्यकी कहते हैं। जो आप करते हैं उसी को कार्यकी या फिजियोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट्स आता है कि पाचन, पहली प्रक्रिया होती है पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। तो इसमें से हम एक एक क्रियाओं को पढ़ेंगे। पाचन, तो पाचन की सिंपल सी परिभाषा होती है कि किसी भी जंतु में जब आप इसको पढ़ेंगे तो पाचन का अभिप्राय होता है कि भोजन के अघुलनशील अणुओं को घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है इस पाचन की। किसी भी जंतु के संदर्भ में यदि पाचन की आपके इससे परिभाषा पूछा जाए तो भोजन के अघुलनशील अणुओं को घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो भी फूड मटेरियल खाते हैं बड़े बड़े होते हैं और इसको क्या कहते हैं, घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। और दूसरी पॉइंट्स होता है कि इसी में होता है, इसी पाचन का अध्ययन पाचन तंत्र के अंतर्गत करते हैं। तो जितने भी सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं, वह अकेले कार्य नहीं करता है। और जो तंत्र जिसके लिए कार्य करता है वह क्या होता है, उसी तंत्र का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि कोई भी तंत्र होता है जिसके लिए कार्य करता है उसी का नाम दे दिया जाता है। जैसे यह पाचन तंत्र होता है तो भोजन को पचाने के लिए जो एक तंत्र की आवश्यकता होती है उसी सभी सम्मिलित तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा दी जाती है कि मनुष्य में भोजन को पचाने में जिन अंगों की भूमिका होती है, सिंपल सी परिभाषा, मनुष्य में भोजन को पचाने में जिन अंगों की भूमिका होती है वह सब आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और इसी तंत्र को पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। और इस पाचन तंत्र में बहुत से छोटे छोटे ऑर्गन्स आते हैं। जैसे बेसिक रूप से मुख गुहा, इतने भाग को मुख गुहा कहते हैं। और वही भोजन नली जो गले में होती है वह ग्रसनी होती है, और सी जो होती है ग्रास नली, और जो इसी में ग्रहण किया हुआ भोजन जो 3 से 4 घंटे तक रहता है इसी को आमाशय या स्टमक कहते हैं। और इसी के बाद से आमाशय के बाद से यहाँ से लेकर और यहाँ तक की संरचना आंत या इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। यह 2 भागों में बटी होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। इस प्रकार से मनुष्य के आंत की लंबाई क्या होती है, 7.5 मीटर होती है। इसके अलावा एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं इन तंत्रों की सहायता करने के लिए। एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे मुख गुहा में दांत हुआ, टंग्स हुआ, लार ग्रंथियां, ये एसेसरी ऑर्गन्स हो गए। जैसे यहाँ पे अभी लीवर होगा, जब इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, इसकी चर्चा होगी। तो अब सीक्वेंस से इसकी परिभाषा देख लीजिए कि अब समझ में आ गया होगा कि भोजन को पचाने में जिन अंगों की भूमिका होती है सब आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसी तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन में एक एक करके आप पढ़ेंगे, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आंत, इसमें पाचन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि अब पाचन कहाँ पे होता है, मुख गुहा में पाचन। इस पाचन को कई स्टेप, कई वीडियो में, एक वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको कई वीडियो में पढ़ेंगे, 2-3 स्टेप में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाचन में सबसे पहले क्या आता है, ये मुख गुहा में पाचन। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, गुहा में पाचन। डाइजेशन इन बकल कैविटी, डाइजेशन इन बकल कैविटी। और आपको एक जनरल रेफरेंस के रूप में इसको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, मुख गुहा में पाचन,
तो भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा दांत, जिह्वा, लार के द्वारा क्या होता है, इसको चबाया जाता है और यहीं से मुख्य मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करने के बाद दांत, जिह्वा, लार ग्रंथियों के द्वारा इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है और मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया इसी मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है। पहला क्वेश्चन बनता है कि अधिकांश जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख गुहा से प्रारंभ होती है। वह कैसे होती है आगे बताऊंगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले मुख गुहा में पहला ऑर्गन्स होता है दांत। सबसे पहला ऑर्गन्स होता है दांत होता है, ये होता है दांत, दांत टीथ होता है दांत। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दांत जो होते हैं, दांत का अध्ययन एक शाखा होती है दंत विज्ञान या ऑडेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। दंत विज्ञान या ऑडेंटोलॉजी, ऑडेंटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और इनकी संख्या जो होती है यह 32 होती है, लेकिन यह 2 रूपों में इसका अध्ययन करते हैं। तो यह जो दांत होते हैं का अध्ययन दंत विज्ञान और 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब यह दांत कैसे होते हैं, दांत तो होते हैं जबड़े की हड्डियों पर लगे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही मनुष्य का एक जबड़ा होता है जिसे अपर जा और लोअर जा होते हैं, ये दोनों जबड़ों पर दांत लगे होते हैं। और आगे के जो दांत होते हैं वह इंसीजर होता है, आगे के जो दांत होते हैं इंसीजर होते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, आगे के जो दांत होते हैं वह इंसीजर होते हैं और इसी को कृदंतक कहते हैं। पहला जो दोनों दांत होते हैं इसे कृदंतक, कृदंतक इंसीजर होते हैं। और दूसरा इसी के बगल में जो नुकीले दांत होते हैं वह क्या होते हैं, केनाइन दांत होते हैं। इसी के बगल में जो नुकीले दांत होते हैं वह केनाइन दांत होते हैं, यह थोड़ा नुकीले होते हैं और इसी को रत्नक कहते हैं। ये पहला दांत कृदंतक होता है, दूसरा होता है रत्नक होता है, केनाइन होता है, केनाइन होता है। और तीसरा जो होता है अग्रचवर्णक, तीसरा क्या होता है, यह अग्रचवर्णक। इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है और ऐसे जो होते हैं अग्रचवर्णक के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका नाम होता है, दूसरा हो गया, तीसरा दांत होता है अग्रचवर्णक। तीसरा जो दांत होता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, इसको प्रीमोलर कहते हैं, प्रीमोलर, मोलर कहते हैं। और इसी के बाद से क्या होते हैं, मोलर दांत होते हैं जो सामान्य दांतों से मजबूत होते हैं और इनकी संख्या 3 होती है और ऐसे लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं और इनकी संख्या 3 होती है। और इसी का ये जो तीसरा दांत होता है वह क्या होता है, चौथा दांत मोलर होता है, जिसे चवर्णक कहते हैं, चवर्णक, मोलर, मोलर। और इनकी संख्या 3 होती है। तो ध्यान दीजिए कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, इनका सीक्वेंस होता है। इन दांतों के कार्य क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए कि 4 प्रकार के जो दांत होते हैं इनके कार्य क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो पहला क्या होता है, इंसीजर होता है, पहला कृदंतक, कृदंतक होता है। दूसरा जो होता है रत्नक होता है, रत्नक होता है। तीसरा जो होता है अग्रचवर्णक होता है, अग्रचवर्णक। और चौथा होता है चवर्णक होता है, चवर्णक। इसी को केनाइन, प्रीमोलर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। अब इनके कार्य देखिएगा, इन दांतों को सामान्यतः रिप्रेजेंट करते हैं, इंसीजर को आई से, केनाइन को स्मॉल सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दांतों का जो मुख्य कार्य होता है भोजन को काटने के लिए होता है, इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को काटने के लिए होता है, काटने के लिए होता है। और इसका मुख्य कार्य शाकाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं और ये शाकाहारी प्राणियों के प्रतीक होते हैं, शाकाहारी हर्बीवोरस प्राणी के प्रतीक होते हैं। और दूसरा जो होते हैं इस केनाइन का मुख्य कार्य तो भोजन को चीरने एवं फाड़ने के लिए, भोजन को चीरने एवं फाड़ने के लिए होते हैं, चीरने एवं फाड़ने के लिए होते हैं, फाड़ने के लिए होते हैं। और इसका यह मांसाहारी जंतुओं में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को, दोनों का अग्र चवर्णक और चवर्णक, भोजन को चबाने के लिए होता है, भोजन को
चबाने के लिए होता है, के लिए होता है। इस प्रकार से ये दांतों के कार्य होते हैं। तो इन दांतों के कार्य समझ में आ गए। 4 प्रकार के दांतों में दांत पाए जाते हैं। लेकिन अब यहां से चूंकि आप जीएस के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो इन हड्डियों से दांतों के लगे होने के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, बहुत डीप स्टडी हो जाएगी। एक्रोडंट होते हैं, थिकोडंट होते हैं, प्लेरोडंट होते हैं। तो इतना आपसे जीएस में इतना रिलेटेड बहुत डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। एक्रोडंट, थिकोडंट, प्लेरोडंट ये सब क्या होते हैं, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं। एज ए इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके पास ध्यान दीजिए कि व्यक्ति जब सबसे पहले छोटा होता है तो उसके जीवन काल में छोटे से बड़े होते हैं, और व्यक्ति के जीवन काल में दो बार दांत निकलते हैं। एक दुग्ध दांत होते हैं जिसे मिल्क टीथ कहते हैं, जो बच्चों में निकलते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। और उसी के बाद से उसके बाद दूध दांत टूटने के बाद अस्थायी दांत निकलते हैं, जिसे परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। जो पहला होते हैं दुग्ध दंत होते हैं, पहला जो होते हैं दुग्ध दंत होते हैं, दुग्ध दंत होते हैं। इसी को मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, टीथ कहते हैं। और यह बच्चों में निकलते हैं, या सामान्यतः 6 मंथ बाद निकलते हैं। इनकी संख्या 20 होती है, और इसमें 3 ही दांत उपस्थित होते हैं। और इन दांतों को दंत सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दंत सूत्र। इसमें इंसीजर उपस्थित होते हैं, केनाइन होते हैं, और मोलर उपस्थित होते हैं, मोलर उपस्थित होते हैं, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ इसी दांतों को दंत सूत्र के द्वारा लिखते हैं, दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला के द्वारा लिखते हैं, डेंटल फार्मूला के द्वारा इसको लिखते हैं। तो इनको इंसीजर को आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से, और मोलर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि 2 दांत होते हैं तो ध्यान दीजिएगा 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं, 21 होते हैं, 21 होते हैं। अब इसी के बाद से इसमें मोलर नहीं पाया जाता है, तो यह क्या होता है, इसमें ये मोलर्स के संदर्भ में ये सारी क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से इन दांतों को एक सिंपल फार्मूला के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से इसमें एक डेंटल फार्मूला के द्वारा इनकी संख्या को कैलकुलेट कर लिया जाता है। और इसी के बाद से इसमें जो होते हैं अस्थाई दंत होते हैं। इसी के बाद से दूसरा जो दांत होते हैं अस्थाई दंत होते हैं। दूसरा जो दांत होते हैं अस्थाई दंत होते हैं, अस्थाई दंत होते हैं। इससे परमानेंट टीथ कहते हैं। और अस्थाई दंत में चारों इनकी संख्या मनुष्य में 32 होती है। 2 दांत टूटने के बाद इसमें चारों दांत उपस्थित होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, सभी दांत उपस्थित होते हैं। अब इसी के बाद से ध्यान दीजिए कि इनको डेंटल फार्मूला के द्वारा कैसे, इंसीजर, इसके बाद से केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यह चारों दांत होते हैं। और इन दांतों को डेंटल फार्मूला के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 2 होते हैं, ऊपर 2, एक और यह 2 होते हैं, और मोलर की संख्या 3 होती है। तो इस प्रकार से इनको 2 से गुणा कर दिया जाता है। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये दांतों को ऊपर वाली सभी राशियों को जोड़ लेते हैं। मैथमेटिक्स से थोड़ा हट के कैलकुलेशन है। 3, 5, 6 और 2 8 होते हैं। 8 ऊपर और 8 नीचे, और लास्ट में 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करने का अभिप्राय होता है कि इसको इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं, संख्या 16 हो जाएगी। और 16, इसी 16 और 16 को जोड़ लेते हैं, संख्या कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। इस प्रकार से मनुष्य के वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, 32 होती है या 32 होता है। और इसी के बाद से ध्यान दीजिए कि जब अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसको निकालने के लिए भी वही मेथड है, वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब आपसे कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो ध्यान दीजिए कि 2 और 2 लास्ट में गुणा करते हैं, ऊपर और नीचे। ये संख्या क्या होती है, 4 हो जाती है, 4 हो जाती है। इसी 4 और 4 को जोड़ लेते हैं,
ये संख्या कितनी हो जाती है 8 हो गई। इसी प्रकार से 1 और 1 2 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो 2 और 2 हो जाती है, 2 + 2 ये संख्या कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। इसी प्रकार से 2 और 2 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो 4 और 4, इसी 4 और 4 को जोड़ लेते हैं, संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। इसी प्रकार से 3 और 3 को जोड़ लेते हैं, संख्या कितनी हो गई 6 और 6, इसी 6 और 6 को जोड़ लेते हैं, संख्या कितनी होगी 12। इस प्रकार से 8 4 12, 8 20 12 32 टोटल संख्या हो जाती है। इसी के बाद से दूसरा स्टेप आता है दांतों की संरचना। अब यहाँ देखिए दांत के प्रकार, इनकी संख्या कितनी होती है, और इसी के बाद से आता है दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों की संरचना। दांतों की संरचना कैसी होती है तो देखिए कि दांतों के 3 भाग होते हैं। एक तो प्रकार 4 हो गए, दांतों के 3 भाग होते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऐसी संरचना होती है दांतों के मुख्यतः, दांतों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यहाँ पे ये जो सारी संरचना आप देख रहे हैं, यह जो होता है सफ़ेद वाला भाग होता है इनेमल होता है, सफ़ेद वाला जो भाग होता है इनेमल होता है। अब इसी के बाद से इनेमल ऐसी एक संरचना बता रहे हैं, और इसी के बाद से यहाँ पे एक संरचना आती है जो हड्डियों में धंसी होती हैं, और यह दोहरी संरचना होती है और ऐसी बनी होती है। ऐसी संरचना लगी होती है जो आप सामान्यतः देखते हैं। तो दांतों का जो ऊपरी सबसे भाग होता है वह इनेमल होता है, इनेमल होता है, इनेमल होता है। यह शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। क्वेश्चन बनता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है। और इसी के बाद से जो नीचे संरचना बनती है वह डेंटिन होती है। क्या होती है, दूसरा जो होता है डेंटिन, इसे सामान्य शब्दों में मसूड़ा भी कहते हैं, डेंटिन। और यह दांतों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे शिखर कहते हैं, यहाँ से लेकर ऊपर वाला भाग होता है वह शिखर होता है, शिखर, क्राउन, CROWN होता है, क्राउन होता है। और जो भाग इसमें धंसा होता है, जो मसूड़े लाल रंग के दांतों के नीचे आपको दिखते हैं, वही क्या होते हैं, वही ये जो इतना भाग देख रहे हैं यह ग्रीवा होता है। दूसरा जो होता है ग्रीवा, नेक होता है। और उसी के नीचे हड्डियों के नीचे जो धंसा होता है तीसरा जो भाग होता है वह जड़ होता है, रूट। यानी दांतों के 3 भागों शिखर, ग्रीवा और जड़ होते हैं। और इसी जो इतना सफ़ेद भाग होता है इनेमल होता है, जिसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। लेकिन जो डेंटिन होती है इसी के बीच में क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो डेंटिन को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ऐसी बहुत सारी इसमें ब्लड वेसल्स होती है, डेंटिन्स होते हैं। तो इसी के संदर्भ में ये सारी संरचनाएं होती हैं, ऐसे पूरा फैला होता है। ये ब्लड वेसल्स होती है जो पूरे डेंटिन में फैली होती है, जो डेंटिन को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये क्वेश्चन आता है कि डेंटिन की वृद्धि एवं विकास के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो ध्यान दीजिए डेंटिन की वृद्धि एवं विकास के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और यह दांतों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। और दांतों के अंदर जो होती है ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर नलिकाएं होती हैं, रुधिर नलिकाएं होती हैं, इसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। और यही जो ब्लड वेसल्स होती है जो क्या करती है, रुधिर को पोषण प्रदान करने का कार्य, डेंटिन को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। लेकिन अधिकांश जंतुओं में आप देखे होंगे कि दांत टूट जाने के बाद दोबारा दांत निकल जाते हैं। लेकिन मनुष्य के यदि दुग्ध दांत टूटने के बाद यदि अस्थायी दांत टूट जाएं तो दोबारा दांत नहीं निकलते हैं, क्योंकि इसी के बीच में एक कैविटी होती है जो अस्थायी दांत निकलने के बाद यह कैविटी क्या होती है, बंद हो जाती है। यह गुहा होती है, यह बंद हो जाती है, जिसके कारण डेंटिन को पोषण मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण दोबारा दांत नहीं निकल पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिसमें दांत जो होते हैं जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। जैसे
चूहा को आप देखें, चूहा के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और अन्य प्राणी होते हैं जो इसी के कारण तो उसकी ब्लड वेसल्स बंद नहीं होती है। तो यह इसके मुख्यतः कारण होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि डायस्टीमा है क्या, इसी से क्वेश्चन आते हैं कि डायस्टीमा है क्या। तो ध्यान दीजिए, डायस्टीमा जो होता है दांतों का एक प्रकार होता है। डायस्टीमा होता है दांतों का एक प्रकार होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि डायस्टीमा पाया कहाँ जाता है। तो डायस्टीमा अभी डेंटल फार्मूले में हमने बताया था कि यह इंसीजर होते हैं, यहाँ पे केनाइन होती है, प्रीमोलर होता है और इसी के बाद से मोलर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह इंसीजर तो पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राणियों में जिसमें यह क्या होती है, यह केनाइन नहीं पाया जाता है। और जिन प्राणियों में नहीं पाया जाता है उन दांतों की जो कैविटी होती है, यहाँ पे गड्ढा होता है, यह नहीं पाया जाता है। और इसी गड्ढे को ध्यान दीजिए, इसी गड्ढे को डायस्टीमा कहते हैं। और यह किसमें पाया जाता है, शाकाहारी प्राणियों में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा डायस्टीमा होता क्या। डायस्टीमा एक दांतों का प्रकार होता है जो कहाँ पे पाया जाता है, इंसीजर और केनाइन के बीच में। जब केनाइन को अनुपस्थित कर देते हैं तो एक गड्ढे के आकार की संरचना दिखने लगती है, इसी को डायस्टीमा के नाम से जानते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए कि डायस्टीमा कहाँ पे पाया जाता है, इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में पाया जाता है। अब इसी के बाद से दांत के बाद से मुख गुहा में दूसरी संरचना क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। और इन लार ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है लार का श्रावण करना। अभी इसके बाद से पहली संरचना मुख गुहा में देखे थे दांत, टीथ देखे थे, टीथ, और यह एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब इसी के बाद से दूसरी जो संरचना होती है वह क्या होती है कि लार ग्रंथियां होती है। इसको अब मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। और इसी के बाद से दूसरा जो होता है बिलार ग्रंथियां होती हैं, बिलार ग्रंथियां। बी जो होता है लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, स्लेवरी ग्लैंड। अब लार ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है लार का श्रावण करना, लार या स्लेवा का श्रावण करना होता है। और यह जो लार ग्रंथियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथियां होती हैं, लार या स्लेवा का श्रावण करना होता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है लार, यह मनुष्य के मुख में, अब देखिएगा इसको ऐसे बताएंगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके तो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। और 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, इसको संक्षेप में ध्यान दीजिएगा कि लार ग्रंथियां कौन सी होती हैं। यही मनुष्य का मुख होता है और यही मनुष्य के मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। ध्यान दीजिए, और सारी संरचनाएं इतने भाग को मुख गुहा के नाम से जानते हैं। और इसमें एक संरचना पाई जाती है, इसको बहुत आसानी से आप जानते हैं, ईयर होता है, कान होता है, और यह मुख गुहा होती है। तो इसी में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है पैरोटिड। इसी में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है पैरोटिड ग्रंथि। यह पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड होता है। और इसी के बाद से इसी के ऊपर मुख गुहा के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है सबलिंगुअल। पहली ग्रंथि होती है सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, और इसकी हिंदी भी सबलिंगुअल होती है। और इसके बाद से सबमैंडिबुलर, इसके नीचे होता है एक ग्रंथि होती है जो निचले फर्श पे पाई जाती है, सबमैंडिबुलर। दूसरी जो होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है। तो यह इसमें पाई जाती है। और इन तीनों का मुख्य कार्य होता है लार का श्रावण। यह एक विशेष प्रकार की नलिका द्वारा होती है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स होते हैं। यह जो लार ग्रंथि होती है इसको ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपसे मनुष्य के मुख में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां, सबलिंगुअल,
सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन लार ग्रंथियों का जो मुख्य कार्य होता है, अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले लार स्लेवा, लार, और इस लार का सबसे पहले pH मान होता है 6.9 होता है। लार का जो pH होता है अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। और इसी के कारण मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से। किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। और इस लार में जल की प्रतिशत मात्रा होती है 99.5% होती है, तथा शेष जो होता है 0.5% के आयन और Cl आयन के लवण होते हैं, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के लवण होते हैं। और इसी लार में एक दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक होता है एंजाइम्स होते हैं और इसका नाम होता है, पहला होता है टाइलिन एंजाइम होता है, पहला टाइलिन एंजाइम्स होता है। और यह जो टाइलिन एंजाइम्स होता है लार की मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। यह जो टाइलिन एंजाइम होता है लार की मंड जो होती है स्टार्च, इसी को माल्टोज में, स्टार्च जो होती है इसी को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। यही टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में भोजन, जिसके कारण कहा जाता है कि भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। अब आप आगे पूछेंगे कि मंड क्या होता है, तो मंड जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है। अभी भोज फूड मटेरियल बताए थे, उसमें कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ेंगे तो यह जो होता है यह पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है, सेक्राइड्स होता है। और यह क्या होता है? माल्टोज जो होता है डाइसेक्राइड होता है। ग्लूकोज के दो अणुओं के मिलने से बनता है, या ग्लूकोज के दो या दो से बहुत अधिक अणुओं के मिलने से बनता है, उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और इसी के बाद से जो दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम होता है। फर्स्ट एंजाइम टाइलिन होता है और दूसरा जिसके कारण भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में, लार के pH होता है। और इसी के बाद से दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स। और इस लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है, और इस लाइसोजाइम एंजाइम्स का मुख्य कार्य होता है कि ध्यान दीजिए भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। और यही जो जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाते हैं। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन बनता है कि लाइसोजाइम कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा लार में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा लार में पाया जाता है, लेकिन शरीर में एक इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन होती है, आँख में भी पाया जाता है। आँख में जब भी कोई बैक्टीरिया पहुँचता है तो इसको नष्ट करने का कार्य करता है। तो यह लाइसोजाइम होता है, लार और आंसू दोनों में पाया जाता है। इस प्रकार से यह जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है, तो यदि ऑप्शन में लार और आंसू है तो ध्यान दीजिए तीसरा ऑप्शन सी रहेगा, लार और आंसू दोनों में पाया जाता है। ऐसी स्थिति में लार या आंसू में लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से जो लार ग्रंथियों का कार्य होता है। और यहाँ से ध्यान दीजिए कि इसी में एक मम्स रोग का नाम सुने होंगे, मम्स रोग। और यह मम्स क्या होता है, जिसे सामान्य भाषा में गलसुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि मम्स रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? मम्स, इसको हिंदी में गलसुआ कहते हैं। यह जो होता है पैरोटिड ग्रंथि होती है, तो यहाँ पे एक रोग होता है गलसुआ रोग होता है, गलसुआ रोग होता है, रोग इसी को इंग्लिश में मम्स कहते हैं, मम्स डिजीज के नाम से जानते हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछा था गलसुआ रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा लार ग्रंथियां होती हैं। लेकिन जब क्वेश्चन को और फॉर्मेट करके बना दिया जाए कि इन लार ग्रंथियों में कौन सी लार ग्रंथियां प्रभावित होती है, तब आपका आंसर होगा पैरोटिड ग्रंथि होती है। और इस मम्स रोग की विशेषता क्या होती है? मुख से अधिक मात्रा में स्लाइवा निकलने लगता है, और चीक और ईयर के बीच में क्या होता है, जो पार्ट्स होते हैं वह क्या होता है, उसमें पेन होने लगते हैं। तो यह इनकी विशेषता होती है। और इसी के बाद से तीसरी संरचना होती है जिह्वा। अब यहाँ से देखिएगा तीसरी जो संरचना होती है, दांत होता है, लार ग्रंथियां हो गई, और तीसरी जो संरचना होती है वह जिह्वा होती है। तीसरी जो संरचना होती है जिह्वा होती है,
जिह्वा, टंग होती है। और यह जो जिह्वा होती है, मनुष्य की जो जिह्वा होती है, यह अग्र सिरे पर स्वतंत्र होती है और पश्च सिरे पर जुड़ी होती है। यह मांसल और मोटी संरचना होती है। मनुष्य की जिह्वा जो होती है मांसल और मोटी संरचना होती है। और इसका मुख्य कार्य होता है भोजन के स्वाद को ग्रहण करना होता है। तो ध्यान दीजिए, और इसी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो यह मनुष्य की जिह्वा होती है और यह जो अग्र सिरे पर स्वतंत्र होती है और यह त्रिकोणीय संरचना होती है, मनुष्य की जिह्वा होती है। और इसी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। इसी जिह्वा में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जो एक तरह से रुधिर को लाती है और ले जाने का कार्य करती है। यह रुधिर नलिकाएं होती हैं, यह रुधिर नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं, इसी को ब्लड वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। और इसी में बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं। इस जिह्वा के अंदर बहुत सी स्वाद कलिकाएं होती हैं जिसका मुख्य कार्य होता है भोजन के स्वाद को ग्रहण करना होता है। ऐसे बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं, इसका मुख्य कार्य होता है भोजन के स्वाद या टेस्ट को ग्रहण करना होता है, स्वाद को ग्रहण करना होता है। और यह स्वाद कलिकाएं होती है ताप के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं। और मनुष्य के स्वाद को ग्रहण करने के लिए मनुष्य की जिह्वा पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और यह अलग अलग स्वाद को ग्रहण करती है। अब ध्यान दीजिएगा, यही मनुष्य की जिह्वा होती है और इसी जिह्वा पर ऐसी संरचना होती है। ये मनुष्य की जिह्वा होती है और इसके कई भाग होते हैं। आगे वाले भाग को अग्रभाग कहते हैं, इसके भाग को अग्रभाग। पहला जो भाग होता है अग्रभाग होता है, अग्रभाग, इसको इंग्लिश में एंटीरियर पार्ट्स कहते हैं, एंटीरियर पार्ट्स या लोब्स कहते हैं। और दूसरा जो होता है यह पश्च भाग होता है, पीछे वाला जो भाग होता है दूसरा, पहला अग्रभाग होता है, दूसरा जो होता है पश्च भाग होता है, पश्च भाग होता है। इसको पोस्टेरियर पार्ट्स कहते हैं, पोस्टेरियर पार्ट। और इसके बाद से जो किनारे का भाग होता है यह ऐसे, दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। ये जो दोनों आप ब्लू कलर कर रहे हैं यह पार्श्व किनारे का भाग होता है, ऐसी संरचना होती है। और इन दोनों का भाग होता है, तीसरा जो होता है यह पार्श्व किनारे का भाग होता है जिसे लैटरल साइड कहते हैं। पार्श्व किनारे का भाग, पार्श्व किनारे का भाग, किनारे का भाग होता है, इसे लैटरल साइड कहते हैं। और जो बीच वाला भाग देख रहे हैं यह चौथा भाग होता है, मध्य भाग, मध्य भाग होता है, मिडिल पार्ट्स होता है, मिडिल पार्ट होता है। और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन के स्वाद को ग्रहण करना होता है। तो अग्रभाग कौन सा स्वाद ग्रहण करता है? मीठे भोजन का स्वाद ग्रहण करता है। इसको बहुत संक्षेप में समझिए, मीठे भोजन का स्वाद ग्रहण करता है। और मध्य भाग कौन सा भोजन का स्वाद ग्रहण करता है? नमकीन भोजन का स्वाद ग्रहण करता है, नमकीन भोजन का स्वाद ग्रहण करता है। और पार्श्व किनारे का भाग खट्टे भोजन का स्वाद ग्रहण करता है, खट्टे भोजन का स्वाद ग्रहण करता है। और पार्श्व किनारे का भाग कड़वे भोजन का स्वाद ग्रहण करता है। तो यह जिह्वा के भोजन के स्वाद कलिकाओं के कार्य हो गए, कौन से भाग कौन से स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब आता है जिह्वा के कार्य, क्या होते हैं? जिह्वा के कार्य, जिह्वा के कार्य होते हैं, फंक्शन ऑफ टंग होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिह्वा के कई कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है कि यह भोजन के स्वाद को ग्रहण करना होता है। जिह्वा का जो पहला कार्य होता है भोजन के स्वाद को ग्रहण करना होता है, भोजन के स्वाद को ग्रहण करना होता है, स्वाद को ग्रहण करना होता है। दूसरा कार्य होता है लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है, लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है, भोजन में मिलाने का कार्य करती है, मिलाने का कार्य करती है। तीसरा क्या होता है? भोजन को निगलने में सहायता करने का कार्य करती है, भोजन को निगलने में सहायता करने का कार्य करती है, निगलने में सहायता करने का कार्य करती है। चौथा क्या होता है? मुख गुहा की सफाई करने का कार्य करती है, मुख गुहा बकल कैविटी की सफाई करने का कार्य करती है। पांचवा कार्य होता है बोलने में सहायता करने का कार्य करती है, बोलने में सहायता करने का कार्य करती है। और सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स इसके होते हैं।
इस प्रकार से ये जिह्वा के कार्य होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट का स्वाद को ग्रहण करना, भोजन को लार में मिलाने निकालने में सहायता करना, मुंह गुहा की सफाई करना, बोलने में सहायता करने का कार्य करती है। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें पसीने की ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, उसमें बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और इस टेम्परेचर के आधार पर मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड और दूसरा होते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड ऐसे प्राणी होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे मनुष्य क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। और इसी के कारण चाहे कोई भी मौसम मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है या 37 सेल्सियस बना रहता है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी क्यों न हो जाए। लेकिन कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं जिनका ताप वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे इसमें फिश आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एविज आते हैं, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। अब इसी के बाद से मुख गुहा से भोजन सीधे कहाँ से आता है, ग्रसनी और ग्रास नली से सीधे होते हुए आमाशय में जाता है। तो अब आपने देखा कि मुख गुहा में पाचन के बाद से अब भोजन सीधे कहाँ जाएगा, ग्रसनी और ग्रास नली में जाएगा। तो दूसरा स्टेप आप पढ़ेंगे कि ग्रसनी और ग्रास नली, दूसरा स्टेप आप पढ़ेंगे ग्रसनी और ग्रास नली। तो ध्यान दीजिए, पहला मुख हुआ और बी आप पढ़ेंगे, चूंकि दोनों का कार्य होता है। यहाँ पे समझ लीजिए भोजन जैसे अब यहाँ से आगे पास करेगा, ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए सीधे आमाशय में चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप बेसिक रूप से ग्रसनी और ग्रास नली का एक ही कार्य होता है कि यह मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुँचाना होता है। इसमें कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ हम पढ़ लेते हैं, ग्रसनी फैरिक्स व ग्रास नली ओसोफेगस में पाचन। तो इसकी बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है, ग्रसनी और ग्रास नली का मुख्य कार्य होता है यह भोजन को आमाशय में पहुंचाना होता है और इसमें कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि ग्रसनी किसे कहते हैं, वही भोजन नली जो गले में होती है उसे ग्रसनी कहते हैं। भोजन नली जो गले में होती है उसे ग्रसनी कहते हैं, जैसे आप ब्लैक में दिखा रहे हैं। और वही भोजन नली सीधे जब आप ग्रसनी गले से नीचे उतरती है वो ग्रास नली में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से ग्रसनी और ग्रास नली में पाचन की प्रक्रिया से आगे होती तो नहीं है, लेकिन इसका मुख्य कार्य होता है आमाशय में पहुंचाना होता है। अब इसी के बाद से तीसरे स्टेप पर आप पढ़ेंगे। तीसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आमाशय में पाचन, डाइजेशन ऑफ स्टमक। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसको आपको अलग से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे डाइजेशन होता है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, डाइजेशन में पाचन कैसे होता है। लेकिन एक बेसिक रेफरेंस यहाँ से सुन लीजिए कि भोजन को जब आमाशय में आता है तो यह 3 से 4 घंटे तक रहता है और इसी में क्रमानुकुंचन गतियां होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, भोजन आसानी से घुलित अवस्था में पाचक रसों में मिल जाता है। तो इस आमाशय में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक कार्डिक भाग होता है, फंडिक भाग होता है और पायरोलिक भाग होता है। और इसी आमाशय से एक रस निकलता है जिसे जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है 0.9 से 1.5 अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि जठर रस यह 3 प्रावस्थाओं में स्रावित होता है। क्वेश्चन आपसे जठर रस कहाँ स्रावित होता है, इसी आमाशय की दीवारों से स्रावित होता है। और इसका मुख्य पीएच जो होता है 0.9 से 5, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज, एमाइलेज, प्रोरेनिन, रेनिन, पेप्सिनोजन एंजाइम्स होते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं वह निष्क्रिय अवस्था में होते हैं और इनको सक्रिय करने का कार्य HCl करता है।
और इसको अगले स्टेप में वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद से यहाँ से पाचन के संदर्भ में पूरा डाइजेशन कैसे होता है, इसके संदर्भ में पूरा तब ये डाइजेशन क्लियर होगा। थैंक यू। ओके।